students, in last and previous topic we have discussed about the formation of Supreme Court and power and function of the Supreme Court. Today I am going to take a new topic, and your new topic is from new chapter, that is state government. This is your chapter 7, okay, from political science. And in this today we will read about formation of लेजिस्लेटिव असेंबली. उससे पहले थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं. जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है हर एक स्टेट में होती है. अब इस स्टेट गवर्नमेंट का जो, जैसे हम पार्लियामेंट कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसी तरह से इसके उस सभा को लेजिस्लेचर कहा जाता है. लेजिस्लेचर आपके 2 टाइप के हैं. एक कुछ स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, मीन्स दोनों. जैसे जो ये आपका लेजिस्लेचर है इसमें आपको एक मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली. बट इंडिया में हर एक स्टेट में ये 2 कैटेगरीज नहीं है, ये दोनों हाउसेस नहीं है हर स्टेट में. कुछ स्टेट में दोनों हाउसेस हैं और कुछ स्टेट्स में सिंगल एक ही हाउस होगा इसमें से. तो जिस स्टेट में दोनों हाउसेस हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ. ऐसे स्टेट अपने 7 हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मींस दोनों हाउसेस हैं. ये आपके स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं इंडिया में, जिसमें फर्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश. ओके, मोस्टली किस में होंगे, जो आपके लार्ज स्टेट हैं उसी में ये होंगे. तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर है, महाराष्ट्र है आपका, तेलंगाना है, ठीक है. फिर आपका कर्नाटक है, कर्नाटका. फिर आपका है बिहार, ओके, समझ आ रहा है ना. 7 स्टेट हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मींस दोनों ही हाउसेस पाए जाते हैं. बिहार आ गया. फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ये आपका लास्ट है. तो we have 7 states in which both houses are present, means they are bicameral legislature. उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार एंड आंध्र प्रदेश. अब हम इसके ऑर्गन्स पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, मीन्स यहाँ पर है लेजिस्लेचर के क्या ऑर्गन्स हैं ये हम देखते हैं. तो जो ये 7 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं, इनमें जो लेजिस्लेचर है उसके हम 3 ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं पहले. तो ये ऑर्गन्स हैं आपके गवर्नर. फर्स्ट आ जाता है गवर्नर, जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. सेकंड है लेजिस्लेटिव असेंबली और थर्ड है लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, अब जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है ये आपका फर्स्ट और लोअर हाउस, और दिस वन इज सेकंड और अपर हाउस. मीन्स जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा था, सेम ये वैसे ही है. तो ये तो अपने ऑर्गन्स हो गए. नाउ वी कम टू अवर टॉपिक
and today our topic is about formation of legislative assembly. First of all, we will discuss about the formation of legislative assembly. फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशन कैसे होती है. नाउ सी, इन सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. सेम यही है, वहाँ पर भी कुछ हेडिंग्स आपकी क्या आ जाएंगी, सेम हो जाएंगी, बट द डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द हेडिंग ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. सेम थिंग वी हैव यूज इन लोकसभा फॉर्मेशन एंड राज्यसभा फॉर्मेशन. उसका भी फर्स्ट हेडिंग क्या था, फर्स्ट हेडिंग इज सेम एंड दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स. तो इसमें भी यही है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स. तो नंबर ऑफ मेंबर्स में देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम जो नंबर हैं इसमें वो आपके 500 हैं, लेकिन मिनिमम 60, 500 मेंबर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम है 60 मेंबर्स. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स में यू हैव सीन 500 मेंबर्स आर मैक्सिमम एंड 60 मेंबर्स आर मिनिमम. तो ये तो आपके मेंबर्स हो गए. नेक्स्ट देखिए, अब आप रिजर्वेशन है, इसमें आपका एक हेडिंग आई है न्यू, दैट इज रिजर्वेशन, जो कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं थी. तो अब रिजर्वेशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2009. इसमें ये रिजर्वेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं कि उन सीट्स पे केवल उन्हीं मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन्हीं पर्सन को उसमें इलेक्ट किया जाएगा, इनकी सीट पे दूसरे लोग नहीं आ सकते हैं. ये एक कैटेगरी बना दी गई है. इसी तरह से लेडीज़ के लिए भी रिजर्वेशन किया जाता है, जिसमें लेडीज़ को ही इलेक्ट किया जाता है उस मेंबर के लिए. अब नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स देखते हैं. क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स में आपकी ये सेम चलेगी. सबसे पहले आ गया ही और शी शुड बी citizen of India. he or she should be citizen of India. फिर आ गया he she should be age of 25 years. he she should be age of 25 years. मीन्स 25 ईयर्स तो है, वो उसकी मिनिमम है, 25 ईयर्स से ज़्यादा हो सकते हैं. से ज़्यादा हो सकता है, 25 ईयर्स मिनिमम है, 25 से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है he should not hold any office of
profit under central government और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He she should not be declared as mentally retired. He or she should not be declared as mentally retired. He or she should not be declared bankrupt by any court. तो ये इसकी आ जाती हैं आपकी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में आपको यही याद रखना है। फर्स्ट तो पॉइंट मैंने आपको बता ही रखा है, दैट इज़ ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपका आता है एज, तो एज शुड बी 25 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स। इट मीन्स दैट मिनिमम एज होती है 25, इससे कम का नहीं होना चाहिए। आफ्टर देन जो हमारे ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस थी वही सेम है, उसमें एज का डिफरेंस था। लोकसभा की होती है आपकी 25 और राज्यसभा की मेंबर्स की एज होती है 30। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। लेजिस्लेटिव ये आपका असेंबली चल रहा है, यहाँ 25 है, और जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस करेंगे वहाँ 30 आ जाएगी आपकी। तो एक ये पॉइंट हो गया। फिर है आपका ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड mentally retired and bankrupt through any court. He should not be hold any office under profit of government, any government, central government or state government. तो ये आपकी हो गई सारी की सारी क्वालिफिकेशंस। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी टेन्योर के बारे में डिस्कस करते हैं। टेन्योर बता रखा है, टाइम पीरियड को हम टेन्योर कहते हैं। तो इसमें टेन्योर क्या है, सेम, इसका भी टेन्योर आपका है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक ये लोग अपनी पोस्ट पर रहते हैं, मिनिस्टर सारे, और अपनी पोस्ट को एंजॉय करते हैं। यहाँ एंजॉय का मतलब ये है कि अच्छे से वर्क करते हैं, जो भी उनको गिवन ड्यूटीज़ होती हैं, वर्क्स होती हैं, उसको परफॉर्म करते हैं 5 ईयर्स के बिना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर इसमें ऑफिसर्स, जैसे उसमें हम करते थे लोकसभा और राज्यसभा में, सेम ऑफिसर्स भी यही है। आपके 2 ऑफिसर्स रहेंगे, एक है स्पीकर और एक है आपका डिप्टी स्पीकर। तो ये 2 ऑफिसर्स हो गए इसमें। तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टेन्योर, ऑफिसर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, रिजर्वेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स, और एक अपना पॉइंट और था जो ये छूट गया, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, और बता देते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शंस, ये देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने उसमें किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, वैसे ही ये भी आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू किया जाता है। इसमें इलेक्शन किया जाता है और मेंबर्स लोगों को इलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर डिस्कस कर लेते हैं।
पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। तो इसमें जो हमने लोकसभा में जो हमने पावर एंड फंक्शन देखे थे स्पीकर के, वही यहाँ सेम होगा। तो ही और शी प्रेसाइड्स मीटिंग, ये पावर है कि ये लोग मीटिंग प्रेसाइड करते हैं, मीन्स जो आपका स्पीकर होता है वो मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी जो मेंबर है वो तभी अपनी बात रख सकता है, तभी बोल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू टेकन परमिशन फ्रॉम द स्पीकर। जब तक स्पीकर परमिशन नहीं देता है तो वो बात नहीं कर सकता है, वो कोई अपना एजेंडा नहीं रख सकता है। फिर he or she decides whether the bill is moniable or not। तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। He she maintains law and discipline in assembly। ये इन्हीं की ड्यूटी होती है, इन्हीं का फंक्शन है कि ये लोग असेंबली में लॉ एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। और जब किसी भी मोशन को लेके, किसी भी बिल को लेके जब डिबेट होती है असेंबली में, तो ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि किस मेंबर को कितना टाइम देना है उस एजेंडे पे बोलने के लिए, उस पर डिबेट करने के लिए। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, और आप जो सेम फंक्शंस जो हमने लोकसभा के स्पीकर के स्टडी किए थे वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों के फंक्शंस क्या हैं, सेम ही हैं। तो ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस करेंगे और उसकी हम फॉर्मेशन, उसके बाद हम पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।